पिछली क्लासों में हमने मूविंग पार्टिकल के बारे में स्टडी की थी। 1 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, उसके लिए हमने वेव फंक्शन का मान कैलकुलेट किया था और उस वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो 3 डायमेंशनल में 3 फंक्शन आए थे, 1 डायमेंशनल के अंदर 1 फंक्शन आया था। और उसके बाद हमने क्लास के लास्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डीजेनरेसी और डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। डिग्री ऑफ डीजेनरेसी और डीजेनरेसी में हमने पढ़ा था, एक बार ध्यान से सुन लेना डेफिनेशन। सेम आइगन वैल्यू के लिए अगर डिफरेंट आइगन फंक्शन, सेम आइगन वैल्यू के लिए अगर डिफरेंट आइगन फंक्शन प्राप्त होते हैं तो वो कहलाती है डीजेनरेसी। अगर हिंदी में बोल देता हूँ मैं, सेम एक समान आइगन मान के लिए अलग अलग प्रकार के आइगन फलन उत्पन्न हो तो वो प्रक्रिया अभ्रष्टता कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीजेनरेसी। और जितनी बार आपको फंक्शन प्राप्त होंगे, आइगन वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो जितनी बार आपको फंक्शंस प्राप्त होंगे वो फंक्शंस क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, अभ्रष्टता की कोटि। अगर आपने जैसे वैल्यू रख दी 2 1 1 1 तो 2 1 1 इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। तो आपको जो फंक्शन होगा वो 3 तरह से चेंज हो जाएगा। जो फंक्शन हमने कल पिछली क्लास में स्टडी किया था 3 डायमेंशनल, वो 3 तरह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वहां पर 3 तरह के फंक्शन प्राप्त होंगे लेकिन उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो आइगन वैल्यू ई का मान है, आइगन वैल्यू मतलब ई का मान, वो सेम रहेगा। तो जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम यहां पर स्टडी करते हैं पोटेंशियल स्टेप, विभव सीडी। पोटेंशियल स्टेप विभव सीडी मान लो ये कोई पोटेंशियल स्टेप है, ये पोटेंशियल ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो स्टेप है इसकी जो हाइट है वो मान लो आपके पास v0 है। ये हाइट कितनी है, v0। ये रीजन फर्स्ट होगा जिसको हम कह सकते हैं साई फर्स्ट, ये रीजन सेकंड होगा, साई सेकंड। यहां पर E लेस देन v0 वाला पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, यहां पर E लेस देन v0 वाला पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो बात ये होगी, रीजन फर्स्ट के अंदर जो रीजन फर्स्ट होगा वहां पर पार्टिकल इनिशियली यहां से यहां तक आ रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, ऊपर तक जा सकता है, तो v का मान क्या होगा, 0। v का मान क्या हो जाएगा, 0। बट फॉर रीजन सेकंड, रीजन सेकंड के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल है वो कहां तक जा सकता है, v बराबर v0। लेकिन कब, जब एनर्जी ग्रेटर देन क्या हो, v0। एनर्जी लेस देन v0 है तो पार्टिकल कहां रहेगा, उधर रहेगा। लेकिन यहां पर 2 केस आते हैं, ये हम क्लासिकली क्वांटमली इसका बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल और क्लासिकल मैकेनिक्स 2 डिफरेंट फंक्शंस, 2 डिफरेंट यांत्रिकी होती है, 2 अलग अलग प्रकार की मैकेनिक्स होती है। अब अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के रूप में इसका बात करें हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरस्मिथ भौतिकी के अनुसार अगर हम बात करें तो चिरस्मिथ भौतिकी के अंदर एक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा जिसको हम मास पार्टिकल कहेंगे। मास पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर एक सीढ़ी बनाई गई है, एक दीवार खड़ी करी गई है।
तो जो पार्टिकल इधर से यहाँ तक पहुंचेगा वो पार्टिकल वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो सेकेंड रीजन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल यहाँ से इंसिडेंट होगा इस CD के ऊपर, इस पोटेंशियल के ऊपर, वो यहाँ टकराएगा, वापस चला जाएगा इस रीजन के अंदर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव नेचर की स्टडी करते हैं हम, तो वेव नेचर की जब हम बात करेंगे भाई, दो ड्यूल नेचर हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पार्टिकल यहां से आ रहा है उसकी जो वेव होगी वो यहां से ट्रांसमिशन होके कहां चली जाएगी, सेकंड के अंदर ट्रांसमिट होके कहां चली जाएगी, सेकंड के अंदर, E<V0 के केस के अंदर। ये दो केस हैं, यहाँ पर दो केस की हम स्टडी करेंगे, E<V0 और E>V0। तो अभी हम E>V0 की बात कर रहे हैं। E>V0 के अंदर तो क्या होगा, अगर पार्टिकल E>V0 है तो पार्टिकल सीधा ही कहाँ चला जाएगा, सेकंड के अंदर चला जाएगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्सली जब व्हेन E>V0 पार्टिकल यहाँ टकराएगा, वापस चला जाएगा, और अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिकली वो पार्टिकल की जो वेव है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। ये जो इफेक्ट होता है, ये जो प्रभाव होता है, इसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं, गुफा प्रभाव। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो वी नो डेट, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन याद रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन। वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, del2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर E-V psi बराबर 0, E-V बराबर 0 और रीजन 1, फॉर रीजन 1 B बराबर क्या है, 0। देन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, del2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर E psi बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, del2 psi del x स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर psi बराबर 0। लेट 2me h क्रॉस स्क्वायर, लेट 2me h क्रॉस स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने पहले भी की है। तो ये हो गया del2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर psi बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन जो 3 है वो कैसी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की इक्वेशन। अब यहां पर दो टर्मिनल है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। दो कंडीशन है हमारे पास, जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इक्वेशन है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इसका, ये रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट रीजन होगा, साई फर्स्ट रीजन होगा ये। तो psi1 बराबर e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, फॉर रीजन सेकंड,
अब रीजन सेकंड के अंदर दो केस बनेंगे, ई लेस देन जीरो और ई ग्रेटर देन जीरो। तो ई लेस देन जीरो, श्रोडिंगर इक्वेशन डेल टू साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कर लो, ई ग्रेटर है तो 2m एच क्रॉस स्क्वायर बी माइनस ई साई बराबर क्या होगा, जीरो। फॉर रिजल्ट सेकंड बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या है, बी जीरो। केस फर्स्ट ये हो गया बी जीरो। केस फर्स्ट ई ग्रेटर देन ई लेस देन वी जीरो। ई लेस देन वी जीरो है, इसको हमने इसलिए इसको उल्टा लिख दिया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक। नाउ let us consider 2m upon h cross square v0e बराबर अल्फा स्क्वायर। पुट 6 in 5, 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल टू साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहां पर प्लस माइनस के दो कंडीशन हो गई। ये आपको अभी ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन हम जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हमने कैलकुलेशन कराई थी, इसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब यहां पर सिंबल प्लस का हो तो ये आयोटा की फॉर्म में होगा, क्योंकि पीछे आएगा तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर। जब यहां प्लस हो माइनस हो तो ये सिंबल आएगा आपका ये साइड। नाउ इक्वेशन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 क्या हो जाएगा, बराबर सी ए की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ए की पावर माइनस अल्फा एक्स। सी ए की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, इक्वेशन नंबर 8। नाउ अब यहां पर देखो, रीजन सेकंड के अंदर जब पार्टिकल बाहर की तरफ निकल आएगा, जब पार्टिकल इधर की तरफ निकल आएगा या वेव इधर की तरफ आ जाएगी, तो वो कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। अगर इनफाइनाइट तक हम यहां पर वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंसीडर सी बराबर क्या होता है, जीरो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो साई सेकंड का जो मान होगा वो होगा डी ए की पावर माइनस अल्फा एक्स, इक्वेशन नंबर 9। बात समझ में आ गई। जब हम इस रीजन के अंदर आएंगे, सेकंड रीजन के अंदर, तो सेकंड रीजन के अंदर आप देखोगे जो वेव है वो पास होने के बाद इनफाइनाइट तक जा रही है। जो वेव है वो पास होने के बाद कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन कोई भी वेव फंक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो। तो उस केस के अंदर इस वैल्यू को जो सी है उसको क्या मान लिया, जीरो। तो साई सेकंड का मान क्या आ जाएगा, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स 9। नाउ we can calculate value of constants
नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। तो जब हम साई 1 और साई 2 की बात करेंगे, साई 1 x बराबर 0 पर, इस कंडीशन पर x बराबर 0 पर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर साई 1 भी 0 होगा और साई सेकंड का मान भी क्या होगा, दोनों का मान इस बाउंड्री पर क्या होगा, बराबर होगा। x बराबर 0 पर दोनों के मान क्या होगा, बराबर होगा। और इनका जो डिफरेंशिएशन है, डेल साई 1 अपॉन डेल x, x बराबर 0 और डेल साई 2 अपॉन डेल x, x बराबर 0। ये बाउंड्री कंडीशंस का हमें यूज करना है। इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करने के बाद हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 11। तो आपके पास पहली कंडीशन है, यूजिंग, एक तो आपके पास इक्वेशन आ गई 9 और आपके पास इक्वेशन आ गई 4। यूजिंग 4 and 9, यूजिंग 4 and 9 in 10, 4 and 9 को 10 के अंदर यूज करेंगे कब, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर ये मान 1 हो गया, ये मान भी क्या हो गया, 1 हो गया, और ये मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर d, इक्वेशन नंबर 12। यूजिंग 4 and 9 in 11, 4 9 को 11 में यूज करो। पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर वैल्यू रखेंगे हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a आयोटा k, ठीक है, प्लस b माइनस आयोटा k। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आयोटा k आ गया, e की पावर आयोटा kx आ गया, माइनस आयोटा k आगे आ जाएगा। और जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये मान तो ऑलरेडी क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी a आयोटा k प्लस b माइनस आयोटा k बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस अल्फा डी, इक्वेशन नंबर 13, माइनस अल्फा डी। ठीक है, इससे हम ए और बी का मान निकालेंगे अभी। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, a प्लस बी बराबर डी, इक्वेशन नंबर 12। और हमारे पास एक इक्वेशन होगी आयोटा के a माइनस बी माइनस अल्फा डी, इक्वेशन नंबर 13। या इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस अल्फा आयोटा के डी 14। इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं 14 के फॉर्म के अंदर। a और b का मान हमें निकालना है, ठीक है। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन आ गई a माइनस बी, माइनस हट जाएगा, आयोटा अल्फा ऑन के डी, इक्वेशन नंबर 15। इससे हमें a और b का मान और d का मान निकालना है।
क्लियर? नाउ ट्वेल्व प्लस 15, 12 और 15 को ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2a इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा के इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 2a के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी। के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, और डी का मान क्या हो जाएगा? ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 16, ये डी की फॉर्म में हो गया, और डी बराबर क्या हो जाएगा? 2a के अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा, एक वैल्यू ये निकल ही आएगी, इक्वेशन नंबर 17। नाउ अगेन ट्वेल्व माइनस 15, 12 माइनस 15, तो ये आ गया 2b, डी माइनस डी तो कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, और 2b 1 के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू डी, और डी बराबर 2b के अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा। इक्वेशन नंबर 18 और 19, इक्वेशन 18 और क्या आ गया? ये 19 आ गया। तो b की वैल्यू जब हम ठीक है, इक्वेशन नंबर 18 और इक्वेशन नंबर 19 हमारे पास आ गई। यूजिंग 17 इन 18, 17 को 18 में यूज करेंगे तो ये हो गया 2b इक्वल टू के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू 2a के अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। के से के कैंसिल हो गया, ए से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b बाई ए का जो रेशियो आया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। ए और बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ये हमें याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 20। बी बाई ए का जो रेशियो है, ये हमें याद रखना है कि इससे क्या तो हमारे पास जो वेव फंक्शन निकल के आएंगे वो वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे? वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साई फर्स्ट इक्वल टू ए की पावर आयोटा के एक्स, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। बी आता है, बी को ए की फॉर्म में अगर हम लिख दें, बी को ए की फॉर्म में हम लिख दें, बी को हटा दें और ए के रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा? बी की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? के माइनस आयोटा अल्फा
अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा इंटू ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये तो फर्स्ट फंक्शन आ गया 21। ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन आ गया। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डी की जगह वैल्यू रख दो आप 2ak अपॉन के प्लस आयोटा के अल्फा ए की पावर माइनस अल्फा एक्स। नंबर 22। ये हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए, साई 1 और साई 2। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो पार्ट है रीजन सेकंड है, उस रीजन सेकंड के अंदर जो पार्टिकल्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो नहीं होती है, वो प्रोबेबिलिटी कुछ एग्जिस्ट करती है, उसको हम एक यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी वो होगी साई बराबर साई सेकंड का स्टार, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2ak अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा 2ak के माइनस आयोटा अल्फा और ए की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको सोल्व करो आप, तो ये हो गया 4a² k² अपॉन k² प्लस अल्फा स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। तो जो पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है सेकंड रीजन के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आएगी 4a² k² प्लस अल्फा स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर माइनस अल्फा एक्स है, तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एक्स और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। नाउ वी कैलकुलेट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। परावर्तन गुणांक, क्या कहते हैं इसको, परावर्तन गुणांक। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है। मतलब जो इंसिडेंट है, अब यहां पर दो कोएफिशिएंट हमने लिए थे ए और बी, दो कोएफिशिएंट हमने लिए थे, तो इन दो कोएफिशिएंट में एक तो था इंसिडेंट का और एक था रिफ्लेक्शन का। तो इनका जो डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो रेशियो होता है इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी का और रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी का, जो करंट डेंसिटी रेशियो होता है वो रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, परावर्तन गुणांक कहलाता है, जिसको हम लिखते हैं R = K B² अपॉन K A², K से K कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया B/A का होल स्क्वायर, B/A का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये BA मल्टीप्लाई विथ BA का स्टार, यहां वैल्यू रख दो, कौन सी वैल्यू रखेंगे 20। तो 20 को जब यहां यूज करेंगे तो ये हो गया K माइनस अल्फा K प्लस आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई विथ K प्लस आयोटा अल्फा K माइनस आयोटा अल्फा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया K² प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन K² प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, R बराबर, तो R बराबर क्या हो गया 1। मतलब जो टोटल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या है 100%।
रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जब कंडीशन होती है ये आर का मान 1 हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन 1 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, तो E बराबर E लेस देन B0 की कंडीशन के अंदर टोटल परावर्तन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल परावर्तन एग्जिस्ट करता है। अब E ग्रेटर देन B0 नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे।